हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कल हमने अलैंगिक जनन के बारे में सब कुछ पढ़ा और आज हम स्टडी करते हैं जीवों में लैंगिकता या हम कह सकते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए क्या होता है। देखिए जब जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं, क्या कहते हैं? जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निश्चेतन की क्रिया होती है। ठीक है, अब इसको आप लोग लिखते भी रहिए कि जब जनन प्रक्रिया में क्या लिखना है आपको? जब जनन प्रक्रिया में जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं। ठीक है, दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नर युग्मक और जो नर युग्मक होते हैं वो नया युग्मक बनाते हैं जिनके संयोजन से बने युग्नाश इनके द्वारा जीव बनता है। ठीक है, लैंगिक जनन में बने जो संतान होती हैं आपस में जनकों के समरूप वाले होती हैं। मतलब जो लैंगिक जनन है इससे जो बनी संतान होती हैं, मतलब नर या मादा, इसमें आप सिंपल समझ लीजिए कि इसमें नर और मादा दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन से अगर जो संतान बनती है वो जनकों के समान रूप वाली होती हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में अधिक समय भी लगता है। लैंगिक जनन की क्रिया में अधिक समय भी लगता है तथा ये जटिल और विस्तृत एवं धीमी प्रक्रिया भी है। ये जटिल प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? मतलब जीवों में जो लैंगिकता है ये मतलब इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ये जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है क्योंकि आप देखते हैं यदि किसी कोई मतलब गाय, भैंस, मनुष्य, इन सभी सभी क्या है लैंगिक जनन के अंतर्गत ही आते हैं और इन सब में तुरंत बच्चे नहीं होते हैं, एक लंबा टाइम लगता है, समय लगता है। हम आगे देखेंगे जनन की चरण कितनी होती हैं, या लैंगिक जनन के जो चरण हैं ये कितने हैं। तो ये देखिए लैंगिक जनन के चरण। लैंगिक जनन के चरण, हम इसको अवस्था भी कह सकते हैं, चरण या अवस्था। ये कितनी अवस्थाएं होती हैं, इनकी कितने चरण होते हैं, यह है समझना हमें। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 चरण होते हैं। सबसे पहला एक होता है किशोरावस्था। जो सबसे पहला होता है नंबर 1 वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है नंबर 1। मतलब जो पादपों में कायिक अवस्था होती है, हम ऐसे कहेंगे तो किशोरावस्था है, लेकिन अगर पादप के क्षेत्र में देखेंगे, पादप में देखेंगे, उसको हम कहेंगे कायिक अवस्था। तो क्या होता है, जीवों में अवस्था के पहले कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। जब जीवों में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है। क्या लिखेंगे इसका? जीवों में अवस्था के पूर्व
जीवों में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है। कायिक अंडों में वृद्धि होती है। अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव जो होते हैं वो परिपक्वता प्राप्त करते हैं। तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। इसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे किशोरावस्था क्या होती है। पादपों में कायिक अवस्था क्या होती है, एक ही चीज़ है। किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब हर एक जीव में अलग अलग होती हैं। किसी में कितना अलग है, किसी में अलग है। तो जो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। इस अवस्था के अंत में जीव में अनेक आकार की और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और वो जनन अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है, हम दूसरा देखेंगे वयस्कावस्था। ठीक है, वयस्कावस्था हम देखते हैं। वयस्कावस्था क्या है, किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने ही समान की संतान को जन्म देता है। इसी अवस्था को हम जनक अवस्था कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। इसको हम जनन अवस्था कहेंगे या किशोरावस्था कहते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था की समाप्ति पर, इसमें आपको लिखते जाना है, किशोरावस्था की समाप्ति पर, किशोरावस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में, वो जीवन के नहीं मतलब जो किशोरावस्था की समाप्ति पर जो जीव होते हैं अपने ही समान, पर जीव अपने ही समान, अपने ही समान संतान को जन्म देता है। संतान को जन्म देता है। ठीक है, इसी अवस्था को हम वयस्कावस्था कहते हैं। इसी अवस्था को वयस्कावस्था कहते हैं। अब देखिए, एक और अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, आखिरी अवस्था होती है, जिसको हम कहेंगे जीर्णमान या जीर्णावस्था। हम कहते हैं जीर्णावस्था। देखिए, जीर्णावस्था का मतलब होता है, जैसे हम जीर्ण को बुढ़ापा कहते हैं या इसको हम वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। जो वयस्कावस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं। इसी अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं और इनके अंत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। जीर्णावस्था क्या होते हैं, वयस्कावस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में, देखिए, वयस्कावस्था की समाप्ति पर, वयस्कावस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में लगातार या उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं। लगातार अनेक
परिवर्तन होते हैं तथा जिससे मतलब जो उपापचय की क्रियाएं उपापचय की क्रियाएं क्या हो जाती हैं? मंद हो जाती हैं। उपापचय की क्रियाएं मंद हो जाती हैं। ठीक है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसे वृद्धावस्था कहते हैं। इसे वृद्धावस्था कहते हैं। इसी के बाद व्यक्ति की मृत्यु आती है। इसके बाद जीव की मृत्यु आती है इसके अंत में। तो हमने क्या देखा? हमने 3 अवस्था देखे। नंबर 1 देखा किशोरावस्था, और जो पादपों में कायिक अवस्था कहलाती है। नंबर 2 देखा वयस्कावस्था, जिसको हम जनन व्यवस्था भी कहते हैं। नंबर 3 हमने देखा कि जीर्णता मतलब होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था देखा, और वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति की मृत्यु आती है। अब हम देखेंगे कि जनन चक्र क्या है, जेनिटल साइकिल क्या है। ठीक है, जेनिटल साइकिल देखते हैं हम। देखिए, जेनिटल साइकिल या जनन चक्र क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो जनन चक्र है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हम देखते हैं तो उसको कहते हैं मौसमी। क्या होता है? मौसमी। मौसमी को इंग्लिश में हम कहते हैं सीजनल। सीजनल एक होता है। तो हम इसकी परिभाषा, इसको हमें लिखना क्या है, आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट करते रहिए कि वे जीव जो पर्यावरण की अनुकूल परिस्थिति में वे जीव जो पर्यावरण की अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति में निश्चित ऋतु में एक निश्चित ऋतु में अपने समान संतान को जन्म देते हैं। अपने समान संतान को जन्म देते हैं। अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। उन्हें ही मौसमी जनन कहते हैं। उसे मौसमी कहते हैं या मौसमी जनन कहते हैं। ठीक है, मौसमी जनन कहते हैं। ठीक है, जो जनन चक्र में हम देखेंगे मौसमी जनन क्या होता है। वे जीव जो पर्यावरण की अनुकूल परिस्थिति में भी, पर्यावरण की अनुकूल मतलब होता है जो उनके अनुकूल परिस्थिति जो है, उसी परिस्थिति में निश्चित ऋतु में एक निश्चित टाइम होता है, एक निश्चित पीरियड होता है, उसी निश्चित पीरियड में अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। उसे हम मौसमी चक्र कहते हैं, मौसमी जनन कहते हैं। जैसे मौसम में बहुत से हम देखते हैं फल आते हैं, और या मतलब जैसे जिस तरीके से अमरूद है, आम है, अपने अपने टाइम पर अपने एक मौसम में, अपने अनुकूल परिस्थिति में, मौसम में ये आते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम आम देखेंगे। आम का एक टाइम होता है, उस मौसम में आता है। अमरूद भी इसी तरीके से है, सबका अलग अलग मौसम है, उसी मौसम में ये सब होते हैं। कटहल है, इस तरीके से बहुत से फलों का नाम है। और भी चीज़ जैसे पक्षी भी होते हैं जंतुओं में। मेढक है, पक्षी है, मेढक है, छिपकली है। कोई भी सब छिपकली एक समय एक अपने
टाइम पीरियड पे ये सब मतलब जनन करते हैं, इनका जनन चक्र होता है। और प्रकृति में रहने वाले बहुत से जीव हैं, ठीक है। ये सब हम अगर असामान्य पुष्पीकरण देखेंगे तो नीला कुरेंजी भी इसी में आता है। नीला कुरेंजी क्या होता है? वो स्ट्रे बोलिंथल कुनियाना ये होते हैं। लेकिन आपको बस इतना ही लिखना है, आम, अमरूद, कटहल तथा पक्षी, मेढक, छिपकली और भी प्रकृति में रहने वाले जो जीव होते हैं। दूसरा नंबर होता है, हम दूसरा देखेंगे कि एक होता है सतत प्रजनन। सतत प्रजनन देखिए, दूसरा हम देखते हैं सतत प्रजनक क्या होते हैं। सतत प्रजनक को हम इंग्लिश में देखेंगे, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स का मतलब होता है ये किसी मौसम में जनन कर सकते हैं, किसी मौसम में ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो जीव अपनी पूरी जनन अवस्था में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं, इसको आप लिख लीजिए, जो जीव और आगे देखते हैं हम, अपनी पूरी जनन अवस्था में जनन अवस्था में अपनी पूरी जनन अवस्था में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं। जनन के लिए सक्रिय रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे ही हम सतत प्रजनक कहते हैं। उसे सतत प्रजनक कहते हैं। देखिए, जो आम है, अमरूद है, ये सब हम देखते हैं एक अपने टाइम पर। जैसे सर्दी आई तो सर्दी में कुछ फल होते हैं, कुछ गर्मी में फल होते हैं, कुछ बारिश के मौसम में फल होते हैं। तो ये सब अपने एक मौसम में होते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य हैं, बंदर हैं और भी मतलब कुछ जो पशु हैं, पशु हैं, वे अपने एक समय सीमा पर, मतलब चाहे जब चाहें, समय सीमा इस पर कोई बंधन नहीं है, जब चाहें तभी ये जनन कर सकते हैं और संतान का किसी महीने में भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अधिकांश स्तनधारी भी इसी में आते हैं। जैसे अधिकांश स्तनधारी और जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी इसी में आता है, और बंदर है, मनुष्य है, बंदर है, और कौन कौन से हैं, मतलब और भी पक्षी जो इसी में होते हैं। जैसे मुर्गी उर्गी है, मतलब इस तरीके ये भी इसी में आते हैं। जनन चक्र क्या होता है हम देखेंगे दूसरा। नेक्स्ट, जनन चक्र। अब ये क्या है? ये हम जनन चक्र हमने बता ही दिया है इसको। अब और भी जनन चक्र होते हैं। जनन चक्र में एक होता है मध चक्र और रज चक्र, ठीक है। 2 जनन चक्र भी होते हैं। तो जनन चक्र में इस अवस्था में जंतुओं के अंडाशय की सक्रियता के कारण उसमें चक्रीय परिवर्तन होता है, जिससे हार्मोन्स में बदलाव होता है। इसी सक्रिय परिवर्तन को हम जन्म चक्र कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मध चक्र होता है, दूसरा होता है रज चक्र। 2 चक्र होते हैं, एक मध चक्र और दूसरा होता है रज चक्र। हम अब देखेंगे जो जनन चक्र, जेनिटल साइकिल देखते हैं उसके आगे। देखिए, अभी हमने इसके पहले देखा कि प्रजनकों के प्रकार। अब हम देखते हैं जनन चक्र। तो जनन चक्र में क्या होता है? देखिए, वयस्कावस्था में जंतुओं के अंडाशय की सक्रियता के कारण उसमें चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिससे हार्मोन्स में बदलाव आता है। इन्हीं चक्रीय परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? इसी चक्रीय परिवर्तन को हम जन्म या जनन चक्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जनन चक्र कहते हैं। आपको इसको लिख लेना है,
उसके बाद हम देखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमें प्रकार देखना है। तो सबसे पहला चक्र आता है मध चक्र। मध चक्र आता है। मध चक्र क्या होता है? नॉन प्राइमेट में होने वाले जनन चक्रों को हम नॉन प्राइमेट नॉन प्राइमेट में होने वाले जनन चक्रों को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं मध चक्र। मध चक्र कहते हैं। ठीक है। नॉन प्राइमेट में होने वाले जनन चक्रों को मध चक्र कहते हैं। ठीक है, ये नंबर हो गया नंबर 1। उदाहरण के लिए हम इसमें देखेंगे नॉन प्राइमेट में कौन कौन से हैं। तो ये हैं गाय, नंबर 1 उदाहरण में देखेंगे। नंबर 1 है गाय। नंबर 2 क्या है? बकरी। और गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरण भी इसी में आता है, कुत्ता है, चीता है, ये सब इसी में आते हैं। दूसरा नंबर हम देखते हैं तो एक आता है रज चक्र। रज चक्र क्या होता है? रज चक्र रज चक्र को हम देखेंगे। रज चक्र प्राइमेट में होने वाले जनन चक्रों को रज चक्र कहते हैं। ये भी नॉन प्राइमेट थे और ये प्राइमेट में होने वाले नॉन प्राइमेट मतलब प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रज चक्र कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे रज चक्र क्या होता है। जैसे कि मनुष्य और इसके साथ साथ आप जानते हैं पूर्वज हमारे बंदर, ये दोनों क्या किस में आते हैं? रज चक्र में आते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन की घटनाएं हम देखते हैं कि कितने भागों में इनको बांटा गया है। कि लैंगिक जनन के दौरान जो घटनाएं होते हैं कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है इसको। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जीव में कितने होते हैं। सबसे पहले जीव को देखेंगे, जीव कितने प्रकार के होते हैं, और भी सारी चीज़ हम एक लाइन से देखते चलते हैं। तो देखिए इसमें देखिए अब हम देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं देखिए हम अलग अलग भागों में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व की घटनाएं, और उसके बाद देखेंगे निषेचन के पश्चात की घटनाएं। निषेचन पूर्व का मतलब होता है निषेचन या मतलब निषेचन होने से पहले की घटनाएं, उसको हम देखते हैं। जब निषेचन ना हुआ हो तो हम उसके पहले का देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि युग्मक जनन होता है। सबसे पहले क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण कैसे होता है? देखिए युग्मक जो होते हैं इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण देखिए इससे दो चीज़ का निर्माण होता है। एक शुक्राणु है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण, जो शुक्राणु का निर्माण होता है इसको हम कहते हैं शुक्रजन। शुक्रनन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण जब होता है इसको हम कहते हैं शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन कहते हैं इसको। और दूसरा होता है एक अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का
निर्माण। जब अंडाणु का निर्माण होता है हम इसको कहते हैं अंड जनन। अंडाणु का निर्माण होता है इसको हम कहते हैं अंड जनन। अब यहाँ पर ये निर्माण हो गया। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले युग्मक जनन क्या होते हैं। युग्मक जनन के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या होते हैं युग्मक, मतलब युग्मकों से बनने की क्रिया को हम युग्मकों की के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा अगुणित युग्मक बनते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए कि युग्मक जनन क्या होते हैं। युग्मक जनन युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा अगणित या अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत युग्मक बनते हैं। तो और युग्मकों के हम प्रकार देखते हैं कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे युग्मकों के प्रकार। युग्मकों के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं तो ये देखेंगे युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग लिखते चलिए, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हम देखेंगे कि समयुग्मक होते हैं। समयुग्मक होते हैं। समयुग्मक क्या होता है? जब नर और मादा युग्मक आकारिक रूप से पूर्णतया समान होते हैं। जब इसमें क्या होता है समयुग्मक में, जब नर और मादा एवं मादा आकारिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। आकारिक रूप से समान होते हैं। आकारिक रूप से समान का मतलब क्या है? जैसे उन दोनों का एक ही आकार हो, आकारिक रूप से समान होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसको कहते हैं होमोजाइगस। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं कि हरित शैवाल में क्या होता है? एक क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनस होता है। इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण में क्या है? क्लेमाइडोमोनास। इसका उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम। क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम यह क्या है? ये एक हरित शैवाल है। ठीक है, क्या है? ये एक हरित शैवाल है। तो हरित शैवाल के अंतर्गत हमने देखा कि डेब्रिएनम, वो क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम हरित शैवाल, ये क्या है? समयुग्मक ये होते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। देखिए 3 होते हैं। एक समयुग्मक होता है, एक होता है असमयुग्मक भी होता है। क्या होता है? असमयुग्मक। असमयुग्मक क्या होता है? इसको हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगोट कहते हैं। जब नर एवं मादा युग्मक असमान होते हैं तो वे नर और युग्मक मादा मतलब बाह्य आकार, नर और युग्मकों का, जब युग्मकों का बाह्य आकार समान हो, जब इसको हम लिख दें, जब युग्मकों का बाह्य आकार समान हो। जब युग्मकों का बाह्य आकार समान हो परंतु परिमाण असमान हो। क्या है इसका? देखिए थोड़ा सा अंतर है। परंतु परिमाण
असमान हो, परिमाण असमान हो, तो हम क्या कहते हैं, जब परिमाण असमान होगा तभी हम इसको कहते हैं कि असम मतलब असमयुग्मक है ये, मतलब समयुग्मक नहीं है, ये असमयुग्मक है, असमान हो। जैसे इसका एक उदाहरण, जैसे एक का आकार बहुत बड़ा हो और एक का आकार छोटा हो। देखिए आकारिक रूप से मतलब ये जो बाह्य आकार, बाहरी आकार मतलब होता है ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन जो इसका परिमाण है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो ये है परिमाण, इसमें इसमें असमानता पाई जा रही है। देखिए एक छोटा है, बड़ा है, इसके परिमाण में अंतर है, तो इसी को हम कहते हैं असमयुग्मक। इसको भी कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, क्ले माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। देखिए पहला हमने जब देखा समयुग्मक में, उसमें देखा क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम, और असमयुग्मक में हमने देखा क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। अब तीसरा एक और आता है जिसको हम कहते हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक में देखिए विषम युग्मक में हम देखते हैं जब नर और मादा युग्मक असमान होते हैं, जब नर एवं मादा युग्मक मतलब दोनों आकार और परिमाण दोनों में असमान होते हैं, युग्मक असमान होते हैं। जैसे इसमें दोनों असमान, दोनों में क्या होता है, मतलब नर और मादा के युग्मक असमान, मतलब आकार में भी असमान होते हैं और परिमाण में भी। जैसे ये आकार है और परिमाण का मतलब ये, इस देखिए दोनों का अलग अलग, जैसे ये है एक आकार में इसका गोल है, इसका क्या है हल्का से लंबा हो गया और इसमें पूंछ भी बनी हुई है, तो ये आकार और परिमाण दोनों रूप में ये असमान है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विषम युग्मक, मतलब हेट्रोजाइगोट इसको कहते हैं, हेट्रोजाइगोट विषम युग्मक को कहते हैं। इसमें क्या, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण हम देखेंगे क्ले माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ सब समझ गए होंगे। देखिए जो क्लेमाइडोमोनास यहाँ आपने देखा कि ये सभी में आ रहा है, तो हम ये भी इसके बारे में जान सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो इस नोट्स में कि क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास है ये क्या हो रहा है, ये वह जीव है, यह वह जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताते हैं, जो लैंगिक, देखिए पेपर में भी आया है कई जगह, नीट में भी पेपर में आया है कि जो लैंगिक जनन, मतलब लैंगिक जनन के विकास को कौन बताते हैं, जो लैंगिक जनन के विकास को बताते हैं, ये लैंगिक जनन के विकास को बताते हैं, क्योंकि ये तीनों युग्मक में मिलते हैं। आपने तीनों युग्मक में देखा, समयुग्मक में भी देखा, उसमें क्या था, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम था। फिर उसके बाद असम युग्मक में देखा क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी, उसके बाद देखा विषम युग्मक में, उसमें देखा क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। ये तीनों में आपने युग्मकों में देखा अलग अलग। अब देखते हैं युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। अब युग्मक स्थानांतरित कैसे होते हैं, एक जगह से अलग कैसे जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से, नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने की क्रिया युग्मक का स्थानांतरण कहलाती है। इसको आप लोग लिखते चलिए
कि नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने की क्रिया युग्मक का स्थानांतरण कहलाती है। जो प्रायः नर युग्मक जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं। जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं। कौन से? नर युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं? ये गतिशील होते हैं या चलायमान इसको कह सकते हैं, गतिशील होते हैं। जो मादा होती हैं, मादा युग्मक, ये क्या होते हैं? आचल होते हैं। आचल का मतलब ये चल नहीं सकते हैं मादा युग्मक। तो चलायमान, जैसे हमने देखा कि अंडाणु देखा, ये क्या होते हैं? मतलब ये अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल होते हैं। और जाइगोट को देखा, ये क्या होते हैं? चलायमान होते हैं या गतिशील होते हैं। चलायमान या गतिशील होते हैं ये, ठीक है। कुछ शैवालों में नर तथा मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं। कुछ शैवालों में जो नर और मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं। कौन कौन शैवाल हैं? जैसे बायोफाइटा, इसको आप लोग लिख लीजिए कि कुछ शैवालों में नर तथा मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं। जैसे बायोफाइटा एक ये शैवाल है। दूसरा क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट। मतलब तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट है। इन मतलब क्या होते हैं? ये गतिशील होते हैं। जैसे इन पादपों में, इसमें बीज भी नहीं होते हैं ऐसे पादप में। जो पादप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनावृत बीजी और दूसरे होते हैं आवृत बीजी। तो ये अनावृत और आवृत बीजी जो होते हैं ये परागकण के माध्यम से ये मतलब क्या होते हैं? परागकण के माध्यम से मतलब निषेचन करते हैं। जैसे हवा में परागकण कैसे पराग कैसे अपना जनन करते हैं? हवा के माध्यम से और जल के माध्यम से करते हैं। मतलब ये चल नहीं सकते हैं, हवा और जल के माध्यम से ये मतलब अंडाणु पर पहुंचते हैं, ठीक है। कौन से? परागकण जो होते हैं, परागण जो होते हैं। परागण कैसे होता है? हवा के माध्यम से होता है और जल के माध्यम से होते हैं, क्योंकि ये अचल होते हैं। लेकिन जो बायोफाइट है, थैलोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये सब चल होते हैं। जब चल होते हैं तो ये दो जलीय माध्यम में भी ये गति करके मादा युग्मक के पास जाते हैं। कैसे? जलीय माध्यम से ये गति करके मादा युग्मक के पास जाते हैं। कौन? जैसे बायोफाइट हमने लिखा और थैलोफाइटा है, थैलोफाइट लिखा, टेरिडोफाइट है। ये तीनों हमने जो लिखाया है ये सब क्या होते हैं? चलायमान होते हैं। ये जलीय माध्यम से, किसमें? जलीय माध्यम से गति करके मादा युग्मक के पास जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे निषेचन क्या होता है। देखिए, निषेचन को आप लिखते चलिए कि नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहें और चाहे हम संलयन भी कह सकते हैं, इसको निषेचन कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे निषेचन क्या होता है। इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, अब ये बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। कहाँ होती है? जब शरीर की क्रिया मतलब जब निषेचन की क्रिया शरीर के
बाहर होती है, ठीक है, कहाँ होती है, शरीर के बाहर होती है, तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जब शरीर निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे बाह्य निषेचन कौन कौन से करते हैं, जैसे मेढक है, मछलियाँ हैं, है ना, ये सब अंडे देते हैं, मतलब शरीर के बाहर इनका होता है। इसमें जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नर युग्मक अधिक बनते हैं क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत से युग्मक नष्ट हो जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए एक एक शब्द को। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए मेढक, मछलियाँ, ये सब होते हैं। इसमें जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नर युग्मक अधिक बनते हैं क्योंकि इसमें जो स्थानांतरण के दौरान बहुत से युग्मक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा देखिए होता है आंतरिक आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से होते हैं, जैसे बाह्य में आपने देखा, बाह्य में कौन से होते हैं, मेढक मान लीजिए, मेढक अंडे देता है। और आंतरिक निषेचन में हमने देखा कि मनुष्य, ये मतलब बहुत ही साधारण सा है, मनुष्य या बंदर हैं। मतलब जब शरीर के बाहर जैसे अंडे जो 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 अंडे देते हैं, अंडे क्या होते हैं, शरीर के बाहर बनते हैं, उनका निषेचन शरीर के बाहर होता है, तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर जो बच्चे बनते हैं निषेचन होता है, वो क्या होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, बंदर हैं। अब दूसरा है कि इसके बाद ये हो गया आपका। अब निषेचन पश्चात घटना देखते हैं, निषेचन के बाद की घटना। ये निषेचन के पूर्व की घटना है। अब हम निषेचन के बाद की घटना को देखेंगे, निषेचन के बाद कौन कौन से घटना घटती। देखिए अब इसके बाद आता है निषेचन के बाद की घटना में हम क्या क्या देखते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए निषेचन के बाद जो है युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, उससे मतलब उससे क्या होता है, भ्रूण बनता है। इसी क्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखिए सबसे पहले अब इसका हम और डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले एक युग्मनज होता है, युग्मनज होता है, ठीक है। युग्मनज से क्या होता है, सबसे पहले 8 कोशिकीय संरचना बनती है, ठीक है। 8 कोशिकीय संरचना बनती है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसको हम कहते हैं तूतक। क्या कहते हैं, तूतक कहते हैं। इसको मोरुला भी कहते हैं। तूतक को क्या कहते हैं, मोरुला। क्या कहते हैं, इसको मोरुला कहते हैं। उसके बाद हम 8 कोशिकीय जीव के बाद हम देखेंगे तो उसके बाद 32 से लेकर के 32 से 64 कोशिका का इसमें निर्माण होता है। कितना, 32 से 64 कोशिका का निर्माण होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कोरक कहते हैं। कोरक को इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टुला, ठीक, क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। अब ब्लास्टुला इसके बाद 128 कोशिका से ज़्यादा कोशिका से अधिक हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम इसको क्या नाम देते हैं, कंदुक नाम देते हैं। कंदुक नाम देते हैं इसको। किसको, 128 कोशिका से ज़्यादा हो जाता है, इसको हम कंदुक नाम देते हैं। इसको गैस्ट्रुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। इसको गैस्ट्रुला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रुला या 128 कोशिका से ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद क्या, किसका निर्माण होता है, उसके बाद निर्माण होता है भ्रूण का, ठीक है। उसके बाद किसका निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के बाद एक नया जीव
बन जाता है। ठीक है, तो ये आप जान गए हैं कि किस प्रकार से हुआ। देखिए भ्रूण का जो विकास है, निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए भ्रूण, अब देख लीजिए भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास दो प्रकार से होते हैं। हम देखते हैं, एक शरीर के बाहर होता है, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर होता है। इसको शरीर से बाहर जो होता है इसको हम कहते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक। और जो शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर एक होता है, शरीर के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। जो क्या नाम, भ्रूण का विकास और निर्माण होता है शरीर के जो बाहर होता है इसको अंड प्रजक कहते हैं, शरीर के अंदर होता है उसको सजीव प्रजक कहते हैं। अंड प्रजक क्या होता है, वे जीव जिसमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, देखिए जैसे अंडा कोई आपने देखा शरीर के बाहर, तो यही इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से लिख देना है कि वे जीव जिसमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है तथा कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके हुए होते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको वे जीव जिसमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है तथा कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके हुए होते हैं, जैसे मेढक है, सरीसृप है। और शरीर के अंदर जो होता है इसके बारे में देखिए, वे जीव जिनको युग्मनज का विकास मतलब जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसको हम सजीव प्रजक कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद, इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद प्रसव क्रिया द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित समय के बाद प्रसव क्रिया द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है। उसमें सजीव प्रजक वे कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हैं, बंदर है, गाय है। तो आपने सजीव प्रजक देखा और अंड प्रजक, इन दोनों के बारे में डिटेल से जाना। अब देखिए एक और बचा हुआ है, इसके बाद हम इसको समाप्त कर दे रहे हैं पूरे चैप्टर को। उसके बाद एक होता है, देखिए अनिषेक जनन एक होता है, अनिषेक जनन। अब ये क्या होता है अनिषेक जनन, मतलब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन फर्टिलाइजेशन। नॉन फर्टिलाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद पूरा का पूरा आपका लेसन भी समाप्त हो जाएगा। क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं, बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, एक है, नंबर 1 है रोटिकेश होता है। नंबर 2 मधुमक्खी होता है। नंबर 3 क्या होता है, छिपकली भी होती है। ठीक है, अनिषेक जनन में मतलब क्या है, बिना निषेचन के जनन की क्रिया, बिना निषेचन के जो जनन की क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, बिना निषेचन के जनन क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें रोटिकेश है, सबसे पहले रोटिकेश है, उसके बाद मधुमक्खी है, उसके बाद छिपकली है। ये 3 हमने इसका एग्जाम्पल लिखा दिया। अब इसके बाद आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कोई भी तथ्य छुपा कर मतलब बचा करके नहीं रखे कि कोई तथ्य इसमें बचा हुआ है। सभी तथ्यों को आपके सामने बहुत ही शार्ट में, बहुत ही छोटे उसमें इसको आपको बताया गया। ठीक है, बस आप लोग को करना क्या है, इसको पढ़ते रहिए, इसको पूरा देखिए और इसका एक नोट्स बनाइए, लिख लीजिए। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू। इसको तैयार करते रहिए। धन्यवाद।